नमस्कार जोहार, मैं साइमा कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की हर खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर आप तक पहुँचती रहे। गिरिडीह में जंगली हाथियों का उत्पात 2 लोगों को पटक पटक कर मार डाला। गिरिडीह जिले के बिरनी थाना क्षेत्र में जंगली हाथियों ने एक बार फिर कहर ढाया है। सोमवार तड़के गादी गांव में हाथियों के झुंड ने 3 ग्रामीणों पर हमला कर दिया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और ग्रामीण वन विभाग के खिलाफ गुस्से में हैं। मृतकों की पहचान शांति देवी और बोधी पंडित के रूप में हुई है। वहीं घायल महिला सुदामा देवी, जो पेशम गांव की रहने वाली है, उसे गंभीर हालत में गिरिडीह के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय उप प्रमुख शेखर सुमन ने बताया कि सोमवार सुबह शांति देवी और बोधी पंडित अपने खलिहान की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में अचानक आए हाथियों ने उन्हें रौंद डाला। इसी दौरान सुदामा देवी पर भी एक हाथी ने हमला कर दिया, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गई। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग और बरकट्टा ओपी की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों का आरोप है कि लगातार हाथियों के आने के बावजूद विभाग कोई स्थायी कदम नहीं उठा रहा है। लोग पीड़ित परिवारों को मुआवजा और घायल के बेहतर इलाज की मांग कर रहे हैं। हजारीबाग में घर में घुसकर पुजारी की हत्या, छत के रास्ते घुसे अपराधी, सोते हुए में मारी 5 गोलियां, मौके पर ही हुई मौत। हजारीबाग जिले के केरेडारी थाना क्षेत्र के बुंडू गांव में रविवार की आधी रात अज्ञात अपराधियों ने गांव के 35 वर्षीय रूपलाल करमाली की उनके ही घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी। घटना रात करीब 12 से 1 बजे के बीच हुई। ग्रामीणों के मुताबिक अपराधी घर के पीछे की ओर से पहुंचे और छत का सहारा लेकर अंदर घुसे। उन्होंने सो रहे रूपलाल पर एक के बाद एक 5 गोलियां दाग दी। गोली चलने की आवाज सुनकर ग्रामीण घर की ओर दौड़े, लेकिन तब तक हमलावर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो चुके थे। गांव में अचानक हुई घटना के बाद लोगों ने तुरंत केरेडारी थाना पुलिस को घटना की सूचना दी। रूपलाल करमाली गांव में आयोजित होने वाली बूंडू मंडा पूजा में भगत पुजारी की भूमिका निभाते थे। गांव के धार्मिक कार्यों में उनकी सक्रिय भूमिका के कारण लोग उन्हें सम्मान की नजर से देखते थे। उनकी इस तरह की निर्मम हत्या ने पूरे गांव को सकते में डाल दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम देर रात ही मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की। चारों ओर फैले खून के धब्बों और गोलियों के खोखे को जब्त किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग भेज दिया। ग्रामीणों ने बताया कि रूपलाल का किसी से कोई विवाद नहीं था। ऐसे में उनकी हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन, हिंदी सिनेमा के एक युग का अंत। हिंदी सिनेमा के ही मैन धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने 89 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है और इसी के साथ हिंदी सिनेमा के एक युग का अंत भी हो गया है। अभिनेता लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्हें कुछ दिनों पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अभिनेता को सांस लेने में तकलीफ के चलते वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया था। इस दौरान पूरा देओल परिवार मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में मौजूद रहा और कई स्टार भी उनका हाल चाल जानने अस्पताल पहुंचे। सलमान खान से लेकर शाहरुख खान तक धर्मेंद्र से मिलने अस्पताल पहुंचे, लेकिन बाद में उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। हालांकि घर में भी अभिनेता लगातार डॉक्टर्स की निगरानी में थे। गिरिडीह में कार और ट्रैक्टर की सीधी टक्कर, 2 हिस्से में कट गया ट्रैक्टर। हजारीबाग से धनबाद जा रही थी कार, ड्राइवर मामूली घायल। गिरिडीह जिले के डुमरी थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह कुलगो टोल प्लाजा के पास ट्रैक्टर और अर्टिगा कार की सीधी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर बीच से 2 हिस्सों में बिखर गया। इसका इंजन, डाला और केबिन सड़क पर काफी दूर तक फैल गए। वहीं अर्टिगा कार भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर सड़क किनारे पलट गई। दुर्घटना की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़ते हुए मौके पर पहुंचे। मंजर इतना भयावह था कि ग्रामीणों को लगा कि किसी न किसी की जान जरूर गई होगी। हालांकि राहत की बात यह रही कि दोनों गाड़ियों में केवल ड्राइवर ही थे। मामूली रूप से घायल कार चालक को ग्रामीणों ने तत्काल प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुर्घटना तब हुई जब ट्रैक्टर खेत की ओर मुड़ रहा था। उसी समय हजारीबाग से धनबाद की ओर जा रही अर्टिगा कार तेज रफ्तार में पहुंची और बेकाबू होकर सीधे ट्रैक्टर में जा घुसी। ग्रामीणों ने बताया कि कार की गति इतनी अधिक थी कि टक्कर के बाद उसके एयरबैग तुरंत खुल गए, जिससे चालक की जान बच सकी। टक्कर में ट्रैक्टर का ढांचा पूरी तरह टूट गया और उसके हिस्से सड़क पर बिखर गए। कार भी उलटकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कल से 4 डिग्री तक गिरेगा रात का पारा। झारखंड में हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी का असर, सुबह शाम धुंध, दिन में हल्की धूप। झारखंड में मौसम इन दिनों स्थिर है, लेकिन ठंड बढ़ाने वाला बना हुआ है।
मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार अगले 2 दिनों तक मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। राज्य के कई जिलों में सुबह और शाम हल्की धुंध छाई रहेगी, जबकि दिन में धूप हल्की निकली रहेगी, लेकिन राहत देने वाली होगी। आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रहेगा, पर बारिश की कोई संभावना नहीं है। उत्तर पश्चिम से आ रही ठंडी हवाओं ने सुबह शाम की ठिठुरन बढ़ा दी है। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह स्थिति 28 नवंबर तक ऐसी ही बनी रह सकती है। इस अवधि तक पूरे राज्य में शुष्क मौसम और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक 25 नवंबर से झारखंड में ठंड का असर और बढ़ने वाला है। रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। 26 से 28 नवंबर के बीच सुबह के समय कई जिलों में धुंध और कोहरा छाने की संभावना है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह ठंड अधिक महसूस होगी, जहां हवा की सनसनाहट पहले से बढ़ गई है। पिछले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी से लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली थी, लेकिन अब फिर से तेज सर्दी दस्तक देने वाली है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा, निकाय चुनाव पूरा करने के लिए 3.5 महीना चाहिए, हाईकोर्ट सहमत। झारखंड में स्थानीय शहरी निकाय चुनाव कराने को लेकर हाईकोर्ट में जस्टिस आनंदा सेन की अदालत में आज सुनवाई हुई। पूर्व पार्षद रोशनी सलखो की अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सुमित गाड़ोदिया ने पक्ष रखा। सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि चुनाव संबंधित सभी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। तैयारी संबंधी निर्णयों एवं दस्तावेजों को भी कोर्ट में पेश किया गया, उसकी कॉपी भी कोर्ट को दी गई। राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट को बताया कि निकाय चुनाव की पूरी तैयारी के लिए 8 सप्ताह और निर्वाचन प्रक्रिया पूरी करने के लिए 45 दिन का समय चाहिए। इस तरह कुल 3.5 महीने का समय कोर्ट से मांगा गया। कोर्ट ने सभी पक्षों के सुनने के बाद 30 मार्च 2026 को सुनवाई की अगली तिथि तय की। इस तरह हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के आग्रह को लगभग स्वीकार कर लिया। अब उम्मीद की जा रही है कि 30 मार्च को अगली सुनवाई होने तक राज्य निर्वाचन आयोग निकाय चुनाव संपन्न करा लेगा। दवाई भर्ती इलाज अब QR कोड से झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में लागू होगा नया सिस्टम। MGM सहित राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस में अब रजिस्ट्रेशन ही नहीं बल्कि मरीजों की भर्ती, दवाई, इलाज और अन्य सभी कार्य QR कोड के स्कैन से ही होंगे। इन सभी गतिविधियों का विवरण कंप्यूटर और स्वास्थ्य विभाग के पोर्टल में दर्ज होगा। यह सभी कार्य एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से होंगे। इस सुविधा की शुरुआत रांची के सदर अस्पताल से की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए एक सॉफ्टवेयर कंपनी से समझौता किया है। MGM अस्पताल के OPD में इस सॉफ्टवेयर को बदल दिया गया है। अन्य विभागों में भी इसी सॉफ्टवेयर को लागू किया जाएगा, जिससे पूरी प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटलाइज हो जाएगी। मरीज ऐप डाउनलोड करके अपना निबंधन करा सकता है और पर्ची लेकर डॉक्टर के पास जाता है। नई व्यवस्था में रजिस्ट्रेशन के बाद विभाग में भी नंबर QR कोड में लगेगा। कंप्यूटर पर लिखी दवाइयां फार्मेसी में चली जाएंगी, जहां QR कोड स्कैन करके दवा ली जा सकेगी। इमरजेंसी या वार्ड में भर्ती में भी इसी तरह QR कोड लगेगा। इसके माध्यम से मरीज का इलाज, दवाइयों की समय सारिणी और दी गई दवाइयां सभी जानकारी दर्ज होगी। अस्पताल से छुट्टी तक ये सभी जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी का SIR पर विवादित बयान, इसके जरिए नाम काटे जा रहे, नागरिकता छीनी जा रही, सजग रहें। अपने विवादित बयानों से चर्चा में रहने वाले झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी एक बार फिर चर्चा में है। SIR पर दिया गया उनका बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल जामताड़ा जिले के नारायणपुर में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी मंच से लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि SIR करने के नाम पर आपकी पहचान छीनी जा रही है, वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है, आधार कार्ड से नाम हटाया जा रहा है। कहा कि अगर SIR के लिए कोई अधिकारी आए तो उसे बांध कर रखिएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रक्रिया आपकी नागरिकता खत्म करने की साजिश का हिस्सा है। उनके इस बयान से राजनीतिक गलियारे में चर्चा तेज हो गई है। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि कई राज्यों में SIR के जरिए नाम काटे जा रहे हैं। बिहार में चुनाव से पहले SIR होने से 65 लाख मतदाताओं के नाम हटे थे। उन्होंने दावा किया है कि वहां भाजपा के लोगों ने 80 विधानसभा हमसे छीन लिया, आपकी पहचान छीन ली, आपको घुसपैठिया बना दिया। डॉक्टर इरफान अंसारी के मुताबिक यह वही रणनीति है जिसके जरिए बिहार में नाम काटे गए, अब बंगाल में इसे लागू कर रहा है, इसके बाद झारखंड में करेगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अपने दस्तावेज मजबूत रखें और किसी भी अधिकारी को गलत कार्रवाई नहीं करने दें। डॉक्टर इरफान अंसारी के इस बयान के बाद भाजपा ने तुरंत पलटवार किया। मीडिया में आई खबर के मुताबिक भाजपा जिला अध्यक्ष सुभाष शरण ने कहा कि मंत्री लोगों को उकसाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
टाटा नगर रेलवे स्टेशन के बाहर हुए 2 धमाके, ऑटो बना आग का गोला और मच गई अफरा तफरी। टाटा नगर रेलवे स्टेशन के बाहर सोमवार सुबह लगभग 11:30 बजे एक एक कर 2 धमाके हुए, जिसके कारण पूरा स्टेशन परिक्षेत्र दहल गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार टाटा नगर रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार के पास एक सीएनजी ऑटो में अचानक आग लग गई, जिसके बाद एक एक कर 2 जोरदार धमाके हुए। धमाकों की आवाज इतनी तीव्र थी कि इसकी आवाज काफी दूर तक पहुंची और सुनने वाला हर कोई दहशत में आ गया, जिसके कारण पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ देर के लिए स्टेशन के बाहर आवागमन भी बाधित हो गया। स्थानीय लोगों के अनुसार एक ऑटो को कीताडी निवासी पवन राय चला रहा था। सुबह में वह यात्रियों को लेकर ऑटो में लेकर स्टेशन की ओर बढ़ ही रहा था कि आसपास के लोगों ने उसके ऑटो के नीचे से चिंगारी निकलते हुए देखी और इसके प्रति चालक को आगाह किया। चेतावनी के कुछ क्षण बाद ही ऑटो से धुआं उठने लगा और आग भड़क गई। ऑटो में आग लगते हुए चालक और सभी यात्री बिना किसी देरी के नीचे उतरकर सुरक्षित स्थान की ओर भाग निकले, जिससे किसी बड़ी दुर्घटना तो टल गई, लेकिन कुछ ही देर बाद ऑटो आग के लपटों में घिर गया। आग की लपटें तेज होते ही सीएनजी सिलेंडर के कारण ऑटो में एक एक कर 2 जोरदार धमाके हुए। तमिलनाडु में 2 बसों के आमने सामने टक्कर, 6 की मौत, 28 यात्री घायल। पुलिस बोली ड्राइवर की गलती से हादसा ओवर स्पीड में चला रहा था। तमिलनाडु के तेनकासी जिले में सोमवार को 2 बसों के आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 28 घायल हो गए। मरने वालों में 5 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। मदुरई से सेनकोट्टई जा रही बस और तेनकासी से कोविलपट्टी जा रही बस टकराने से यह हादसा हुआ। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में पता चला है कि गलती ड्राइवर की थी। मदुरई से सेनकोट्टई जा रही बस का ड्राइवर लापरवाही और तेज स्पीड में गाड़ी चला रहा था। घायल यात्रियों का नजदीकी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। कुछ पीड़ितों की हालत गंभीर बनी हुई है। आईएएस विनय चौबे पर नई एफआईआर दर्ज, रिश्तेदारों व विनय सिंह भी नामजद। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने आईएएस अधिकारी विनय चौबे के खिलाफ एक और प्राथमिकी दर्ज की है। इस नई प्राथमिकी में उनके रिश्तेदारों और दोस्त विनय सिंह समेत 7 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। प्राथमिकी में भ्रष्टाचार करने और इसके जरिए अकूत संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगाए गए हैं। प्राथमिकी में विनय चौबे के अलावा उनकी पत्नी स्वप्ना, संचिता, विश्वसनीय मित्र और अवैध संपत्ति में निवेश करने वाले विनय सिंह की पत्नी संचिता सिंह को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। इसके अलावा विनय चौबे के साले क्षितिज त्रिवेदी की पत्नी प्रियंका त्रिवेदी और विनय चौबे के ससुर एसएन त्रिवेदी को भी नामजद अभियुक्त बनाया गया है। प्राथमिकी में करोड़ों की गड़बड़ी, फर्जी लेन देन और परिवार व कर्मचारियों के जरिए अवैध संपत्ति की हेराफेरी करने का आरोप लगाया गया है। विनय चौबे और विनय सिंह शराब घोटाला, जमीन घोटाले के सिलसिले में दर्ज मामले में अभी जेल में बंद है। जानकारी के मुताबिक एसीबी की अब तक की जांच में पाया गया है कि विनय चौबे के पास ज्ञात व वास्तविक संपत्ति से अधिक आय व संपत्ति है। उन्होंने अपनी अब तक की नौकरी में 2 करोड़ 20 लाख रुपए कमाए हैं, लेकिन जांच में पता चला है कि उनके नियंत्रण वाले खातों और रिश्तेदारों व सहयोगियों के खाते में 3 करोड़ 47 लाख रुपए आए हैं। व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर भी दे सकते हैं सूचना। डायल 112 को अपग्रेड करने की तैयारी। जमशेदपुर शहर में आपातकालीन सेवाओं की गति और दक्षता बढ़ाने के लिए डायल 112 को आधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा। अब व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म भी जोड़ने की तैयारी है, ताकि नागरिक केवल कॉल ही नहीं बल्कि टेक्स्ट, लोकेशन और मल्टीमीडिया के माध्यम से भी सूचना दे सके। इसकी शुरुआत रांची से होगी, इसके बाद शहर में भी इसे लागू किया जाएगा। फिलहाल कंट्रोल रूम में कॉल रिसीव करने से लेकर शिकायत दर्ज करने तक की प्रक्रिया मैनुअल है, जिससे समय लगता है। सिटी एसपी कुमार शिवाशीष के अनुसार अपग्रेड के बाद स्पीड और सटीकता दोनों में सुधार होगा। नए सिस्टम में स्पीच टू टेक्स्ट फीचर रहेगा, जिससे कॉलर की बात स्वतः स्क्रीन पर टेक्स्ट के रूप में दिखाई देगी। इससे ऑपरेटर का काम आसान होगा और गलतफहमी की आशंका कम होगी। पाकुड़ में कोल्ड स्टोरेज में 5.5 फीट का कोबरा देख लोगों में दहशत, वनकर्मी ने रेस्क्यू कर पकड़ा। पाकुड़ जिले के महेशपुर में रविवार रात अचानक हड़कंप मच गया, जब स्थानीय कोल्ड स्टोरेज के जनरेटर स्टोर रूम में लगे मोटे पाइप के अंदर 5.5 फीट लंबा भारतीय नाग घुसा हुआ मिला। सांप के दिखाई देने से कर्मचारियों में डर का माहौल बन गया। कोल्ड स्टोरेज के मालिक दीपक सिंह ने तुरंत वनकर्मी अशरफुल शेख को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलती है अशरफुल शेख मौके पर पहुंचे और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद कोबरे को पाइप से सुरक्षित निकालकर सफल रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के बाद इलाके में राहत का माहौल है। झारखंड सरकार ने पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 8 करोड़ 7 लाख किए आवंटित, बकाया राज्यांश को मिली प्रशासनिक स्वीकृति।
झारखंड सरकार ने राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दी जाने वाली सहायता योजना के तहत लंबित 8 करोड़ 7 लाख की राशि आवंटित कर दी है। इस आवंटन के साथ ही वित्तीय वर्ष 2006 से 7 से 2014-15 की अवधि के दौरान केंद्र से प्राप्त केंद्रांश के अनुपात में बकाया चल रहे राज्यांश की कमी और कुछ वर्षों में लैप्स हुई राशि को प्रशासनिक स्वीकृति भी मिल गई है। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने डीजीपी को लिखे पत्र के माध्यम से इसे आवंटन की जानकारी दी है। यह आवंटन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वर्षों से लंबित बकाया राज्यांश से संबंधित है। केंद्रीय सहायता के अनुपात में राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाला यह राज्यांश विभिन्न कारणों से पूरा नहीं हो पाया था। राजधानी को सुंदर बनाने में बर्बाद हो गए करोड़ों रुपए, नाइट मार्केट की योजना भी हो गई फेल। पिछले 10 साल से राजधानी को संवारने के लिए कई योजनाएं बनी और धरातल पर उतारने की पहल की गई, लेकिन उन योजनाओं का क्रियान्वयन शुरू होने से पहले जमीन अधिग्रहण, बेहतर प्लानिंग व निर्मित संरचनाओं के संचालन की व्यवस्था नहीं की गई। नतीजतन उन योजनाओं को आनन फानन में शुरू कर दिया गया और करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए। हम बात कर रहे हैं उन 4 स्मार्ट रोड की। मोरहाबादी मैदान में बनाए गए टाइम्स स्क्वायर व नाइट मार्केट समेत कांके में अधूरा पड़ा अर्बन हाट की योजना की। झारखंड अब युवा हो चुका है, फिर भी राजधानी का विकास उस दृष्टिकोण से नहीं हो सका है जो होना चाहिए था। अब एक बार फिर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से हिनू चौक होते हुए बिरसा चौक तक 6 लेन सड़क का निर्माण कराने की योजना बनी है, जबकि पूर्व में स्मार्ट रोड नंबर 1 के निर्माण के दौरान डक्ट व स्टॉर्म वाटर ड्रेन के लिए सड़क के एक ओर ही जमीन मिल पाई थी। आर्मी के अधिकारियों ने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से बिरसा चौक तक सड़क के एक ओर की जमीन देने से इनकार कर दिया था। इसी प्रकार बिरसा चौक से राजभवन तक वाया किशोरगंज स्मार्ट रोड नंबर 2 के निर्माण के दौरान एचईसी प्रबंधन ने साइट 5 के पास जमीन देने पर सहमति प्रदान कर दी थी, लेकिन रेलवे की ओर से अड़ंगा लगा दिया गया। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच के दौरान रांची स्टेडियम के बाहर ड्रोन से होगी निगरानी, दूसरे जिलों से बुलाए जाएंगे फोर्स। रांची में 30 नवंबर को होने वाले भारत दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट मैच के लिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रांची पुलिस पूरी तरह सतर्क हो गई है। मैच के दौरान शहर की सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व स्तर तक मजबूत किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने इस बार सुरक्षा कवरेज को डबल लेयर में तैयार किया है ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। इसके लिए रांची पुलिस अन्य जिलों से भी अतिरिक्त फोर्स मंगाने की तैयारी कर चुकी है। पुलिस का कहना है कि मैच के दौरान स्टेडियम के बाहर ड्रोन की मदद से निगरानी की जाएगी। पुलिस के अनुसार हर बार टिकट चेकिंग के दौरान मुख्य द्वार पर भारी भीड़ जमा हो जाती है, जिससे अव्यवस्था की संभावना बढ़ जाती है। इस समस्या से बचने के लिए इस बार मुख्य द्वार तक पहुंचने से पहले ही एक अतिरिक्त चेकिंग पॉइंट बनाया जाएगा। यहां टिकट की प्रारंभिक जांच की जाएगी, जिससे मुख्य द्वार पर भीड़ कम होगी और दर्शक सुचारू रूप से प्रवेश कर सकेंगे। मैच के दौरान पार्किंग की व्यवस्था को लेकर भी इस बार विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रभात तारा मैदान को आधिकारिक पार्किंग स्थल बनाया गया है। पुलिस का कहना है कि पहले दर्शक वाहन पार्क कर मेन गेट तक चले जाते थे, जहां उन्हें पता चलता था कि किस गेट से प्रवेश करना है। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री ने बाबा बासुकीनाथ मंदिर में की पूजा, कहा दूर करेंगे पलायन की समस्या। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल फौजदारी दरबार बाबा बासुकीनाथ धाम पहुंचे और विधि विधान से भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी एवं अन्य पारिवारिक सदस्य और स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। भोलेनाथ की पूजा करने के बाद उद्योग मंत्री ने जन कल्याण के लिए महादेव पार्वती की मंगल आरती भी की थी। मंत्री के आगमन के दौरान मंदिर परिसर में स्थानीय पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। उन्होंने बताया कि बाबा बासुकीनाथ की कृपा से हम लोगों को जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका दिया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार राज्यवासियों के लिए विकासात्मक योजनाएं लागू कर रही है। राज्य के विकास के लिए सरकार पूरी तरह से तत्पर है। उन्होंने बताया कि उद्योग एवं अन्य विभागों में रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है ताकि राज्य से होने वाले पलायन को रोका जा सके। डीएसपीएमयू में फीस वृद्धि के खिलाफ छात्रों का उग्र आंदोलन, 6वें दिन भी जारी तालाबंदी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय डीएसपीएमयू के कॉमर्स विभाग में फीस वृद्धि के विरोध में छात्रों का आक्रोश लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सोमवार को आंदोलन के 6ठे दिन भी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ तालाबंदी कर जोरदार धरना प्रदर्शन जारी रखा। छात्रों का आरोप है कि वे कई महीनों से बढ़ाई गई फीस में कटौती और विभाग में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी समस्याओं पर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं।
छात्रों का कहना है कि ना तो फीस कम की गई और ना ही विभाग में आवश्यक सुविधाओं में किसी प्रकार का सुधार किया गया है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने यह भी साफ कर दिया है कि जब तक कुलपति स्वयं आकर फीस घटाने का आदेश नहीं देते तब तक आंदोलन किसी भी कीमत पर वापस नहीं लिया जाएगा। छात्रों को समझाने के लिए पुलिस प्रशासन भी कैंपस पहुंचा, लेकिन छात्रों ने कुलपति के अलावा किसी और से बात करने से इनकार कर दिया। जमशेदपुर में छिपा था पटना का मोस्ट वांटेड अपराधी दिवाकर सिंह, बिहार एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। झारखंड पुलिस के सहयोग से बिहार पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने जमशेदपुर से बिहार के पटना जिले के टॉप 10 मोस्ट वांटेड अपराधियों में शामिल दिवाकर सिंह को गिरफ्तार किया है। बता दें कि दिवाकर सिंह पटना के फुलवारी शरीफ क्षेत्र के आदर्श कॉलोनी रोड का निवासी है। उस पर हत्या, अपहरण, आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामले दर्ज है। बता दें कि साल 2023 में पटना के शास्त्री नगर क्षेत्र में बाइकर्स गैंग के बीच हुई आपसी वर्चस्व की लड़ाई में उज्जवल उर्फ धोनी की हत्या मामले में दिवाकर सिंह का नाम चर्चा में आया था। इस हत्याकांड में दिवाकर सिंह भी नामजद था। इसके अलावा पटना के शास्त्री नगर में एक और हत्या के मामले में सहित कई आपराधिक मामले दर्ज है। पुलिस के मुताबिक दिवाकर सिंह उज्जवल उर्फ धोनी की हत्या के बाद लगातार फरार चल रहा था। उसे पकड़ने के लिए पटना पुलिस ने कई बार कोशिश की, लेकिन पुलिस के हाथ से बच निकलने में दिवाकर सफल रहता था। उसकी आपराधिक गतिविधियों की गंभीरता को देखते हुए उसका नाम पटना के टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल कर दिया गया। ऐसे में बिहार एसटीएफ को यह सूचना मिली कि दिवाकर गिरफ्तारी से बचने के लिए अपनी पहचान छिपाकर जमशेदपुर के ओलीडी थाना क्षेत्र में रह रहा था। मिली जानकारी के अनुसार सबसे पहले बिहार एसटीएफ ने उसकी लोकेशन की पुष्टि की। झारखंड के साहिबगंज में युवक की हत्या के आरोप में स्कूली छात्र हिरासत में। झारखंड के साहिबगंज जिले में कुछ दिन पहले शादी समारोह में एक युवक की हत्या के आरोप में पुलिस ने रविवार को एक नाबालिग स्कूली छात्र को हिरासत में लिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी कि जीरावाड़ी पुलिस थाने के प्रभारी शशि सिंह ने पीटीआई को बताया कि बड़ा पंचगढ़ में 25 वर्षीय युवक गुलशन सिखिया की हत्या की जांच के दौरान उन्होंने खुफिया सूचना के आधार पर पवन कुमार पासवान नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। पुलिस अधिकारी ने कहा, पूछताछ के दौरान पासवान ने स्वीकार किया कि उसने देसी पिस्तौल एक नाबालिग सरकारी स्कूल में 10वीं कक्षा का छात्र को दी थी, जिसने गुलशन पर गोली चला दी थी। जिसके बाद पुलिस ने नाबालिग आरोपी को उसके घर से पकड़ लिया। अपराध में इस्तेमाल पिस्तौल भी नाबालिग के घर के नजदीक स्थित कुएं से बरामद कर ली गई है। रांची में किन्नरों संग मारपीट के बाद उत्पाद विभाग ने बार किया सील, संचालक को नोटिस। रांची के अरगोड़ा चौक के पास स्थित एक बार में डांस कार्यक्रम के दौरान किन्नरों और ग्राहकों के बीच हुए विवाद और मारपीट के मामले में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभागीय टीम ने रविवार को बार की जांच के बाद उसे सील कर दिया। साथ ही बार संचालक वीरेंद्र साहू को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। यह जानकारी उत्पाद विभाग की ओर से दी गई है। शनिवार की देर रात बार में पहुंचे कुछ ग्राहकों और डांस प्रस्तुत कर रही किन्नरों के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। घटना की जानकारी मिलने पर रविवार शाम विभागीय टीम बार पहुंची और पूरा परिसर खंगाला। सीआईपी कांके के डॉक्टर्स के खिलाफ सीबीआई जांच की मिली अनुमति। झारखंड सरकार ने रांची स्थित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री सीआईपी के 4 अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच की अनुमति दे दी है। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी आदेश में दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट की धारा 6 के तहत सीबीआई को राज्य में शक्ति और अधिकार प्रदान किए गए हैं। सीबीआई ने इस संबंध में राज्य सरकार से अनुरोध किया था कि वह डॉक्टर दयाराम, डॉक्टर बसुदेव दास, निर्मलिया चक्रवर्ती और नदीम अहमद सहित अन्य अज्ञात सरकारी कर्मियों व निजी व्यक्तियों के खिलाफ नियमित केस दर्ज करना चाहती है। इन पर धोखाधड़ी, जालसाजी, साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सीबीआई को यह भी अनुमति दी गई है कि जांच के दौरान सामने आने वाले किसी भी नए अपराध की भी जांच कर सकें। ग्रामीण बैंक पीओ परीक्षा में फर्जीवाड़ा, नालंदा के 2 युवक गिरफ्तार। राजधानी में आयोजित ग्रामीण बैंक पीओ परीक्षा के दौरान बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। ऑनलाइन जोन तुपुदाना परीक्षा केंद्र में परीक्षा देने पहुंचे 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों पर आरोप है कि वे किसी और के स्थान पर परीक्षा दे रहे थे और इससे पहले भी कई बार ऐसा कर चुके हैं। गिरफ्तार युवकों की पहचान रजनीश कुमार और शिशुपाल कुमार के रूप में हुई है, जो बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले। परीक्षा केंद्र के कमांडिंग अफसर अभिषेक मिश्रा ने इस मामले में तुपुदाना ओपी में प्राथमिकी दर्ज कराई है। यह मामला 22 नवंबर को आयोजित ग्रामीण बैंक पीओ परीक्षा के दौरान सामने आया। जांच के दौरान पता चला कि रजनीश कुमार असली अभ्यर्थी सौरभ कुमार की जगह परीक्षा देने आया था। पूछताछ में उसने इस बात को स्वीकारा भी है। वहीं दूसरा आरोपी शिशुपाल खुद अपनी परीक्षा देने पहुंचा था, लेकिन उसने भी स्वीकार किया है कि वह इससे पहले 2 से 3 बार अन्य अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा दे चुका है।
IBPS की तकनीकी जांच में उनके पास से ऐसे डिजिटल सबूत भी मिले हैं जिनसे पता चला है कि वे आने वाली परीक्षाओं में भी इसी तरीके से फर्जीवाड़ा करने की तैयारी में थे। महिलाओं बच्चों को शिक्षा देने के नाम पर 87 लाख की ठगी का आरोप, केस दर्ज। जरूरतमंद महिलाओं और बच्चों को शिक्षा दिलाने के अलावा कम कीमत पर आवास, गाड़ी और लैपटॉप के अलावा अन्य सामान दिलाने के नाम पर 87 लाख रुपए की ठगी के आरोप में एक शिक्षिका ने रविवार को चुटिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। रामगढ़ के मांडू स्थित मारसाल मंदिर विद्यालय की शिक्षिका सिस्टर निशा तिर्की ने दर्ज कराई गई प्राथमिकी में एक निजी कंपनी के निदेशक सैनविल श्रीवास्तव के अलावा मैनविल श्रीवास्तव, अभिजीत कुमार कर्ण और प्रीति सक्सेना पर ठगी का आरोप लगाया है। शिक्षिका ने कहा है कि डिप्टी पाड़ा स्थित अनिरुद्ध कॉम्प्लेक्स में चौथे तल्ले पर एक निजी कंपनी चलाने की बात कहकर इन लोगों ने फर्जी कागज दिखाकर कुल 87 लाख रुपए की ठगी की है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। यूपी और बिहार का गैंग पलामू में कर रहा डकैती और चोरी, ग्रामीणों के चंगुल में आया डकैत। उत्तर प्रदेश और बिहार का गैंग पलामू के इलाके में चोरी एवं डकैती की घटना को अंजाम दे रहा है। पुलिस को पूरे गिरोह के बारे में जानकारी मिल गई है। दरअसल रविवार की रात पलामू के पाटन थाना क्षेत्र के सखुई गांव में छड़ सीमेंट की दुकान में डकैतों की एक टीम घुसी थी। इसकी भनक दुकान के मालिक धीरेन्द्र प्रसाद को मिल गई। धीरेन्द्र प्रसाद एवं ग्रामीणों के शोर मचाने के बाद बड़ी संख्या में लोग जमा हुए और मौके से एक डकैत को पकड़ लिया। इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने डकैत की जमकर पिटाई भी की और पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पाटन थाना प्रभारी शशि शेखर पांडे के नेतृत्व में पुलिस मौके पर पहुंची और सुनील यादव नामक डकैत को जख्मी हालत में हिरासत में लिया। डकैत को इलाज के लिए मेदिनी रॉय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तार डकैत उत्तर प्रदेश के वाराणसी का रहने वाला है। वो अपने अन्य साथियों के साथ डकैती की घटना को अंजाम देने वाला था। पाकुड़ में सरदार एट 150 यूनिटी मार्च, 3 किलोमीटर पदयात्रा से गूंजा एकता का संदेश। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के द्वारा संचालित विकसित भारत पर पद यात्रा एवं सरदार एट 150 यूनिटी मार्च 2025 का आयोजन सोमवार को पाकुड़ में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सिद्धू कान्हो मुर्मू पार्क से हुई, जहां से मुख्य सड़क होते हुए पदयात्रा बैंक कॉलोनी स्टेडियम स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्थल तक पहुंची। उप विकास आयुक्त महेश कुमार संतालिया ने हरी झंडी दिखाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की रथ एवं पदयात्रा की शुरुआत की। पदयात्रा के दौरान प्रतिभागियों ने बिरसा चौक पहुंचकर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद बैंक कॉलोनी स्टेडियम में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर भी उप विकास आयुक्त सहित सभी उपस्थित लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की।